यो यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आप लोग गेस कर सकते हैं कि कोरोना पे ही है। और बेसिकली हम लोग वैक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, वही वैक्सीन जो सब लोग सजेस्ट तो कर रहे हैं पर ले कोई नहीं रहा है। आज हम लोग बात करेंगे कितने टाइप्स ऑफ वैक्सीन हैं, किन लोगों को कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए और कौन सा वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उन्हें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, या फिर जिन्हें एलर्जी और अस्थमा है उन्हें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। जी हाँ, इसमें भी साइड इफेक्ट्स हैं। कोई इसमें किसी पर्सन को यदि कोई स्पेसिफिक बीमारी है तो एक वैक्सीन उस बीमारी को ज्यादा एग्रीवेट कर दे रही है, क्योंकि हर वैक्सीन एक ही टेक्निक पे नहीं बनी हुई है। हर वैक्सीन डिफरेंट टेक्निक्स पे बनी हुई है। तो हम लोग आज यही बात करेंगे। तो प्लीज इसके पहले एक बार रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज हिट द लाइक बटन, जिससे कि मेरे वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन पे मिलते रहे और मैं आपसे अपनी जानकारी शेयर करते रहूं। ओके, अभी बात करते हैं क्यों वैक्सीन लेना जरूरी हो गया है। जैसे आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली, वहां पे सेकेंड वेव काफी दुगनी तिगनी नहीं चौगुनी रफ्तार से आ रहा है। क्योंकि फर्स्ट वेव में जो मैक्सिमम पर डे पेशेंट्स थे, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स, वो 1 लाख के करीब थे, बट अभी 4 लाख से करीब आ गया है नंबर पॉजिटिव का। तो अभी बहुत जरूरी हो गया है कि हम वैक्सीन लें, अपने चेहरे पे डबल मास्क लगाएं, अपने को अलग थलग करके भीड़ भाड़ जगह पे न जाएं और कोई भी ऐसा काम, सोशल काम न करें और हर से 2 मीटर की दूरी बना के रखें। प्लस सप्लीमेंटेशन, विटामिन सी, जिंक और विटामिन D3 का वीकली डोज 60,000 IU का हमें लेना है। विटामिन सी का 1000 mg और जिंक का 50 mg। किड्स के लिए 20 mg परफेक्ट है। ये तो जिसको कोरोना नहीं हुआ है, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं कितने डिफरेंट टेक्निक्स है और कौन सी वैक्सीन उस टेक्निक्स पे बनी हुई है। तो जो पहले अमेरिका में जो वैक्सीन जो चल रही हैं, फाइजर एंड बायोएनटेक जो जर्मनी की कंपनी है, दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन में वैक्सीन बनाई है। दूसरा मॉडर्ना है। ये दोनों ही वैक्सीन mRNA बेस्ड वैक्सीन है। फाइजर की वैक्सीन का एफिकेसी 95% है, जो कि मॉडर्ना के एफिकेसी 94% है। तो काफी एफिकेसी पे भी वो अच्छी है, बट उनको जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है वो है कि उनको -70 डिग्री के नीचे रखना है। पर मॉडर्ना में ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा कम डिग्री के नीचे भी रख सकते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में लाना और उसको लॉजिस्टिकली -70 डिग्री मेंटेन करना ये काफी मुश्किल है। दूसरा, वो लोग टेस्ट करने के लिए, लोकली टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो भारत में अवेलेबल नहीं है और वो गवर्नमेंट को सस्ते में देना भी नहीं चाहती है। पर बात चल रही है, होपफुल वो भारत पे जल्दी जल्दी आ जाएगी। सेकेंड टाइप ऑफ वैक्सीन है एडिनो वायरस वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें डेड वायरस को यूज किया जाता है और उसमें कोरोना के प्रोटीन को इंसर्ट किया जाता है। उस पे बेस्ड वैक्सीन जो है वो एस्ट्राजेनिका की और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, जिसको कोविशील्ड कहते हैं, और स्पुटनिक 5 है। थर्ड टाइप वैक्सीन है जो कि इनएक्टिवेटेड वायरस पे बनी हुई है, और वो जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक ने बनाई हुई है, जिसे हम कोवैक्सीन कहते हैं। भारत बायोटेक की एफिकेसी 78% है और कोविशील्ड की एफिकेसी 81% है। अब जो इनएक्टिवेटेड वायरस पे है उस पे चाइना की भी एक कंपनी ने बनाया हुआ है, रशिया की भी कंपनी ने बनाया है, नाम कोरोना वैक या कोविवैक है। चौथी टाइप की जो वैक्सीन होती है वो होती है DNA बेस्ड वैक्सीन, जो कि हमारे देश की कंपनी जायडस बना रही है, जिसको ज़ाइकोवी-डी कहते हैं। वो उसी में बेस्ड है जो BCG टीबी के लिए बनाया गया था। वो थियरी में तो काफी सुनने में अच्छी आती है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। आज हम जानते हैं कि जिन्होंने भी BCG वैक्सीन लिया है उन्हें कोरोना बहुत कम तंग कर रहा है, और उस BCG वैक्सीन का एक डोज लेने के बाद जिंदगी भर वो ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्शन देती है। तो उसी तरह से यदि DNA बेस्ड वैक्सीन जो कि जायडस की है, यदि वो सफल हो जाती है तो काफी लंबी इम्यूनिटी दे सकती है। बट आज तक
इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी साइंटिस्ट लोगों को सफलता नहीं मिली है। तो फिंगर कॉस्ट, देखिए कि कब वो बने और अच्छी बने। अभी सेकेंड ट्रायल में है। फिफ्थ टाइप ऑफ वैक्सीन जो होती है सब यूनिट वैक्सीन होती है, जिसमें कि मेन इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो है नोवावैक्स की वैक्सीन है, क्योंकि इसके जो थियोरेटिकली बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स काफी कम हो सकते हैं। और रह गया बात करना कि कौन सी किस व्यक्ति को वैक्सीन शूट करेगी, क्योंकि ये आप लोग जानते होंगे कि पिछले दिनों यूरोप में काफी कंट्रोवर्सी हुई कोविशील्ड को लेके और जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसन को लेके, जो कि काफी चर्चा में रही थी ये न्यूज, इसमें कि क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। हम लोग जानते हैं कि यूरोप में काफी न्यूज और हेडलाइंस बनी कोविशील्ड को यूज करके। पाया गया कि काफी वुमेन्स को, ओल्डर वुमेन्स को, और जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जो उनकी हार्ट के लिए दवाई ले रही हैं या उन्हें खून की कमी है, तो उनमें क्लॉटिंग का प्रॉब्लम पाया गया और काफी मौतें भी हो गई। फर्स्ट जो रिपोर्ट आई थी उसमें से 21 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से कि 17 औरतों की मौत हुई थी और 4 मर्दों की। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि काफी अफवाहें भी आपने सुनी होंगी कि कोई लड़की जिसे कि मासिक धर्म हो रहा है तो उसे कोविशील्ड नहीं लेनी है, पर यह अफवाह है। तो बात करते हैं बेसिकली 2 तरह के लोगों को सचेत होना पड़ेगा, जैसे कि जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है और जिन्हें खून की कमी है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग दवाई ले रही है, तो उन्हें एक तरह से वेट कर लेना चाहिए फाइजर की mRNA बेस्ड वैक्सीन के लिए, जो कि भारत में मेरे हिसाब से 1-2 महीने में आ जाएगी, जो कि काफी असरदार है कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बिल्ड करने में। और जिन्हें एलर्जी है, अस्थमा है, जैसे कि मैं, जिससे मुझे एलर्जी 2002 से है और अस्थमा 2016 से है, तो मुझे mRNA बेस्ड फाइजर की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो एलर्जिक रिएक्शन को या एलर्जिक एपिसोड्स को बढ़ा देती है और अस्थमा को बढ़ा देती है। तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि जिन्हें भी एलर्जी या अस्थमा है उन्हें फाइजर की वैक्सीन नहीं लेनी है, वो लोग जाके कोविशील्ड की वैक्सीन ले सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि 28 अप्रैल से 18 साल से ऊपर के युवा और वृद्ध भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। अब तो डिफरेंट सेंटर्स बन गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए हैं और डिफरेंट लोकेशंस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, जहां आप जाके वैक्सीन ले सकते हैं। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यदि आप चाहते हैं कि वैक्सीन लेंगे तो आपको पे करना होगा। जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, उसने डिसाइड कर दिया है कि प्राइस क्या होगा। वो वैक्सीन उसको डिफरेंट प्राइस पर भारत सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देगी। उसका प्राइस रेंज 150 रुपए से 400 रुपए, 600 रुपए तक है। और ये बात सुनने में आई है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, उसका प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दाम 1500 रुपए तक हो सकता है। स्पुतनिक 5 का दाम 700 से 800 रुपए हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जिन्हें भी एलर्जी और अस्थमा नहीं है वो फाइजर की वैक्सीन के लिए वेट कर लें या कोवैक्सीन लगवा लें। जिन्हें भी हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें मैं सलाह देता हूं कि वो फाइजर की वैक्सीन या स्पुतनिक 5 या फिर कोवैक्सीन वैक्सीन लगा सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन कोई भी लगा सकता है, बशर्ते कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम या खून की कमी ना हो। अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ले लें। ये बात करने के बाद आप डिसाइड करें कि कौन सी वैक्सीन आपको ज्यादा शूट करेगी। जिन्हें एलर्जी और अस्थमा है वो लोग अवॉइड कर सकते हैं या ना वेट करें फाइजर की mRNA वैक्सीन के लिए, और वो लोग जाके कोविशील्ड वैक्सीन ले सकते हैं। और लेने के बाद यदि आपको बुखार या हल्का सा बॉडी पेन हो रहा है तो ये आप ये समझिए, ये इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये इसका इफेक्ट है। हम देखते हैं कि जब हमारे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं तो उन्हें बुखार आता है और बॉडी पेन होता है और वो जगह जहां पे सूज जाती है। तो ये एक्चुअली इफेक्टिव है, मतलब वैक्सीन इफेक्टिव हो गई है। जो लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, तो वो समझ जाए कि वैक्सीन आपके ऊपर काम नहीं की है। जैसे कि कोविशील्ड 81% इफेक्टिव है,
तो मतलब कि 100 में से 81% लोग को बुखार आएगा, जहां पे वैक्सीन लगाई है वहां पे हल्का सा सूजेगा। तो हम मान सकते हैं कोविशील्ड वैक्सीन उस समय इफेक्टिव हुई है। उस वैक्सीन को जिसने भी लिया है उसे कोविशील्ड ने एक तरह से इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस दिया, और बाद में वैक्सीन के ने उस पर इफेक्ट किया, और वो उस पर इफेक्ट दिखाने के कारण वो लक्षण आते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का है और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन का है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात यह है कि क्या वैक्सीन लेना जरूरी है? देखिए, वैक्सीन वहां ले जहां पे बहुत गर्दी ना हो, और अपने को दूर और संभाल के ही रखें। ऐसी कई केस आ चुकी है जहां पे लोग, एक को तकलीफ हुई थोड़ी सी, वो लोग पहुंच गए हैं सरकारी अस्पताल, और आरटीपीसीआर का टेस्ट कराने में पता लगा 10 जन पहुंचे और 8 जन को कोरोना हो गया। और होने के बाद जो लोग स्वस्थ थे वो लोग सीरियसली इल पड़ गए, और फिर बाद में घर में मौतें होने शुरू हो गई। यदि घर में क्वारंटाइन रह सकते हैं, यदि बाहर आप नहीं जाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है, तो कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलने की और रिस्क लेने की। आप विटामिन सी, जिंक और विटामिन D3 चलाते रहिए। हल्दी और शहद का 2 बार चाट लीजिए, और स्टीमिंग लेते रहिए, और गार्गल करते रहिए। आप गार्गल बेटाडीन से भी कर सकते हैं, या फिर नमक और हल्दी इतना पानी खाना खाने के बाद गर्म करके गार्गल कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वायरस है वो गले और नोज में फर्स्ट इफेक्ट करता है। यदि हम उसको लगातार गार्गलिंग करते रहेंगे तो वो वहां पे नहीं रह पाएगा, तो सीवियरली इफेक्ट भी नहीं कर पाएगा। और यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है भी है, तो वो मोंटेलुकास्ट और फोराकोट रोटोकैप्स 200 ले सकता है, या नेबुलाइजर की मशीन जो मेरे पास भी है 2,500-3 हजार रुपए की आती है, वो लेके वो ब्यूडोकॉट या लिवोलिन का नेबुलाइजेशन ले सकता है। और यदि बहुत कोई सीरियस होने जा रहा है तो एक बात कह दूं कि रेमडेसिविर आपको हेल्प नहीं करेगी। ये HIV को ट्रीटमेंट करने की दवा है, इसका कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। जो कोरोना को पेशेंट्स को ठीक किया जाता है बेसिकली स्टेरॉइड देके और ऑक्सीजन देके, और स्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पहला तो इंसुलिन पे पड़ता है, जिसको शुगर की बीमारी नहीं है उसका और शुगर 500-600 पहुंच जा रहा है, तो उसे आप कैसे घर पे मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी हो जाएगा, जो कि अभी बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो मेरा आपसे सलाह रहेगा, घर पे रहिए, और प्लीज अपनी ये सब इम्यूनिटी बिल्डिंग ड्रग्स लेते रहिए। काढ़ा में ध्यान रखिए कि उसमें गिलोय रहे, अदरक रहे, लवंग रहे, काली मिरी रहे, तुलसी रहे, दालचीनी का पाउडर रहे, और इलायची का दाने रहे। उसे काफी उबाल लेना है, उसे 2 बार 3 बार पीना है। और हल्दी काफी अपने खाने में बढ़ा दीजिए। और हल्दी कैसे कि उसको शहद के साथ आप चाटेंगे तो काफी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी। वो काफी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो क्यों नहीं नेचुरल चीज करके लाखों रुपया खर्च करने से बचाए। जहां हॉस्पिटल में जिसको नहीं मरना है वो भी मर जाएगा, तो वहां जाने से बचे। ये मेरी आपसे सीरियस रिक्वेस्ट है। ओके, तो अभी वीडियो काफी लंबा हो रहा है, नहीं एंड करता हूं। और प्लीज गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप प्लीज हिट करिए, बने रहिए। मैं आपसे नई नई इंफॉर्मेशन शेयर करते रहूंगा। ये मेरा चैनल मैंने शुरू ही इसलिए किया है कि जो मैं पर्सनली लोगों को सलाह देता था, अब क्यों ना मैं घर में ही हूं तो लोगों को मैं यूट्यूब की तरह दूं। अब मैं भी यूट्यूबर बन गया हूं। ओके, सो देखते हैं कैसा चलता है। सो मिलते रहेंगे, बाय।